अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में सियासी माहौल बदल गया है। वो हुकूमत जो अपोजिशन से बात करने को तैयार न थी, वुज़रा कहते थे कि हम अपोजिशन रहनुमाओं की शक्ल नहीं देखना चाहते। वजीर आजम कहते थे कि उन्हें एनआरओ चाहिए। आज वही हुकूमत अपोजिशन से रोजाना की बुनियाद पर मिलकर कानून साजी के लिए तैयार है, जिस पर एनआरओ मांगने का इल्जाम लगा रही थी। कल ही आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर हुआ। एक कानून साजी हो गई और फिर हुकूमत तेजी से बाकी कानून साजी के लिए तैयार हो गई। मुलाकातें हो रही हैं, इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है और आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब कानून में तरामीम पर भी बात हुई। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग की जानिब से अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और साद रफीक और पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ शामिल हुए, जबकि हुकूमती वफ्द में आजम सवाती, फरोग नसीम और असद उमर शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इजलास में इत्तफाक किया गया कि 11 के करीब वो ऑर्डिनेंसेस जिनको हुकूमत ने एक साथ ही मंजूर करवा लिया था, वो तमाम बिल वादे के मुताबिक वापस लिए जाएंगे। उनमें से कुछ बिलों को दोबारा से पास करवाया जाएगा। वफाकी वजीर शेख रशीद का भी कहना है कि एक नया सियासी अमल होने जा रहा है और नैब ऑर्डिनेंस को भी बाहिमी यकजहती के साथ लाया जाएगा। एक नया सियासी अमल होने जा रहा है। हम नैब ऑर्डिनेंस को भी बाहमी यकजहती और अच्छी जमहूरी फ़ज़ा के साथ लाएंगे और असम्बली के माहौल को भी बेहतर करेंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद हुकूमत का रवैया ही बदल गया है। आज मिलकर नैब कवानीन में तरमीम के लिए हुकूमत राजी है और दूसरे कवानीन के लिए भी राजी है। हालांकि माजी में हुकूमत कहती थी कि ये अपोजिशन तो एनआरओ मांग रही है, इनके साथ हम कैसे बैठ सकते हैं। महज 2 माह पहले 22 अक्टूबर को यह हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं पर मजीद सख्तियों के लिए एक ऑर्डिनेंस लाई थी। सिर्फ 2 माह पहले ये वही ऑर्डिनेंस है जिसमें हुकूमत ने 5 करोड़ से जायद की करप्शन के इल्जाम में जो मुल्जिमान होंगे उनसे जेल में बी क्लास के बजाय उनकी क्लास सी कर दी थी। मगर इस ऑर्डिनेंस को लाने का एक पूरा पसे मंजर था और इसकी वजह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जेल में मिलने वाली सहूलियात वापस लेना थी। हुकूमत ने दावा तो किया था कि वो नैब ऑर्डिनेंस में बहुत सारी तब्दीलियां करेगी, वो जो गिरफ्तारी का हक है, रिमांड का मामला है, उस सब को देखेगी, मगर सिर्फ एक तब्दीली की, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल अमेरिका में अपनी तकरीर के दौरान किया था। 22 जुलाई की तकरीर में उन्होंने करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार मुल्जिमान को जेल में मिलने वाली सहूलतों के हवाले से क्या कहा था, सुनिए। वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें, वो जेल से बाहर जा सकते हैं। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 22 जुलाई को ये बात कही और आज आसिफ जरदारी जमानत पर हैं, नवाज शरीफ भी जमानत पर बाहर हैं, मरियम बीबी भी जमानत पर जेल से बाहर हैं। ना कोई केस साबित हुआ, ना ही एक भी रुपया वापस आया और 22 अक्टूबर को हुकूमत ने नैब कवानीन में वज़ीर आज़म की अमेरिका की में तकरीर के मुताबिक तरमीम की। 22 अक्टूबर को खुद वज़ीर कानून फरोग नसीम ने उसका ऐलान किया था। अगर कोई भी 5 करोड़ से ऊपर अगर किसी को नैब का किसी को ऑफेंस है किसी के ख़िलाफ़, तो उसको फिर सिर्फ सी क्लास दी जाएगी और उसको और वो चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो या ट्रायल हो, तीनों स्टेजेस के लिए नैब का अगर ऑफेंस है यानी करप्शन का ऑफेंस है 5 करोड़ से ऊपर है तो सिर्फ उसको सी क्लास मिलेगा। नैब कवानीन में बड़ी बड़ी तजावीज़ का जिक्र करके सिर्फ वो तब्दीली की जो वज़ीर आज़म चाहते थे, जिनका जिक्र वज़ीर आज़म ने अमेरिका की तकरीर में किया था। अहम बात यह है कि हुकूमत ने नैब कवानीन में प्ली बारगेन, 90 दिन के रिमांड, जमानत, बिजनेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी को तंग करने, इस सब के हवाले से तब्दीली का कहा था। मगर जब 22 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस के जरिए सिर्फ वो तब्दीली हुई जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में कहा था। एतराज़ यही हुआ था कि नैब कोई भी कितना भी बड़ा इल्ज़ाम लगाकर सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लेता है, फिर गिरफ्तार करके सी क्लास में रखना सियासी टारगेटिंग ही होगी। वज़ीर आज़म सियासी इंतकाम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस हवाले से हमने वफाकी वज़ीर शेख रशीद से भी ये बात पूछी थी कि क्या वज़ीर आज़म अपने सियासी मुखालिफिन से नफरत करते हैं। नवाज शरीफ से उन्हें इतनी नफरत हो गई है कि वो इस किस्म की बातें करते हैं।
शेख साहब, वजीर आजम इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं नवाज शरीफ। जब वो गिरे थे तो नवाज शरीफ उन्हें बिस्तर में देखने गए थे अस्पताल में। ये क्या कोई जाती दुश्मनी और नफरत हो गई इमरान खान साहब को नवाज शरीफ से कि वो जेल में हो तो क्या उनका एसी भी निकालूंगा, टीवी भी निकालूंगा? वो बीमारी की वजह से मेडिकल रिपोर्ट देख लें, फिर उनको तकलीफ होती है कि ये चल फिर क्यों रहा है? उन्हें हर हाल में या तो जेल में भी चाहिए तो बगैर एसी और बगैर टीवी के नवाज शरीफ चाहिए, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हो बीमार हो तो भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ नवाज शरीफ चाहिए। इतने जाती नफरत और दुश्मनी हो गई है वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ से। एक्चुअली इमरान खान को लोगों ने एहतसाब के नाम पे वोट दिए हैं। इमरान खान ने इन सबको चोर, डाकू, लुटेरा, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, नॉनसेंस, स्टूपिड तक के जुमले इस्तेमाल किए हैं। आपने अपने अल्फाज भी अब वो जब खान उन साहब पे लगा लोगों दिए। को बाहर जाता देखते हैं तो वो सारा और उसने कहा कि जो एनआरओ देगा वो गद्दारी करेगा, अगर मैं एनआरओ दूंगा गद्दारी करूंगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि इमरान खान को भी, कैबिनेट को भी इजाजत देनी पड़ी उसको बाहर जाने के लिए। और फिर जब कुछ दिन बाद ही हमने उनसे एहतसाब से मुतालिक सवाल किया तो शेख रशीद ने तस्लीम किया कि एहतसाब का अमल तवक्कात के मुताबिक पूरा नहीं उतरा। आप ही का जुमला है कि फेस बिहाइंड द केस, मगर चेयरमैन नैब कहते हैं कि हम फेस नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। तो क्या आपको लग रहा है अब नैब कॉम्प्रोमाइज़ कर गया? देखें, नैब ने क्या कंप्रोमाइज़ करना। अब देखें, नैब ने भी अपने ताईं तो कोशिश की। दो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में हैं और फिर ये अदालतों ने उनकी ज़मानतें ली हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ? मैं तो यही बात कहूँगा कि लोगों ने जो एहतसाब से तवक्कात लगाई थी वो लोगों के मेयार पे एहतसाब की तवक्कात पूरी नहीं आई। 22 जुलाई को वजीर आजम ने अमेरिका में पाकिस्तानियों से वादा किया था कि इन सब को जेल से नहीं निकलने देंगे, इन सब से पैसे निकालेंगे। अब सब जेल से निकल गए हैं, पैसे किसी से नहीं निकले हैं और हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठकर नैब कवानीन में तरामीम पर बात कर रही है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब जो आज हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात की, जिन्होंने हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप को खुद भी लग रहा है कि जब से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को आप लोगों ने वोट दिया है, हुकूमत का रवैया बदल गया है, हुकूमत अब मस्बत रवैया इख्तियार किए हुए है, फाइनली आप लोगों को इंगेज भी कर रही है और अब मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से का ताउन की भी बात कर रही है। एक अलग रवैया है हुकूमत का। शाहज़ेब, ये बात जो है ये तो आप ये देखें कि अब इन्होंने जो नैब ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज किया है उसमें सिर्फ बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं, उसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं और पब्लिक ऑफिस होल्डर में सारे लोग आ जाते हैं, पॉलिटिशियन भी आ जाते हैं और मिनिस्टर्स भी जो है वो आ जाते हैं। तो वो इन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए किया है क्योंकि मालम जब्बा और BRT में जो लोग हैं यानी उसी किस्म के इल्ज़ामात में लोग 1.5-2 साल से जेल में पड़े हैं और उनको जो है वो अब उससे जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। अब उस ऑर्डिनेंस को अगर गवर्नमेंट ने पास करवाना है तो फिर गवर्नमेंट को जो है वो बैठना भी पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी और जो है वो कंसल्टेशन भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपनी उस ज़रूरत के पेश नज़र जो है वो नैब के ऊपर जो है वो बात करने पे तैयार हुए हैं। और इसी तरह से जो आर्मी एक्ट में तरामीम थी तो उनको भी पास करवाने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ जो है वो बैठे। इसके अलावा जो दूसरे जिन ऑर्डिनेंसेस का मैंने आज जिक्र किया है, जो बिल उन्होंने पास करवाए थे 11, तो वो अब सेनेट में जाके जो है वो सारे जो है वो रुक जाने थे। तो वो भी फिर मजबूरी बनी कि उनको अब सबको वापस लिया है और अब दोबारा से जो है वो एक्सरसाइज जो है वो होगी। तो अब इसमें वो कितनी जो है वो नेक नीति से हैं और इस बारे में कितने वो पुरखलूस हैं और एक डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स और जो अमल है उसमें किस हद तक वो बिलीव करते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा, मगर आप लोगों की तरफ से किस हद तक बात की गई है नैब के मामलात में? नैब चेयरमैन के अख्तियारात पर बड़ी बात होती है कि जी जिसको चाहता है जब चाहता है गिरफ्तार करते हैं, किसी को नहीं चाहता नहीं करते, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस की स्टेज तक नहीं करते, किसी को इंक्वायरी में कर लेते हैं। और आपके जो दूसरे तहफ़्फ़ुज़ात थे उन सब पर हुकूमत मान रही है, बात हुई है आप लोगों की? देखें, ये 3 चीज़ें इसमें बुनियादी हैं। एक इसमें जो है वो चेयरमैन का एक ऐसा इख्तियार गिरफ़्तार करने या ना करने का कि जिसकी कोई हदूद व क़यूद नहीं है, वो जिसको चाहे गिरफ़्तार कर लें और जिसको चाहे ना गिरफ़्तार करें उसका रेफरेंस जो है वो अदालत में भेज दें। और इस तरह की मिसालें जो है वो मौजूद हैं। और जिसको चाहें वो इंक्वायरी के ऊपर गिरफ़्तार कर लें, जिसको चाहें वो इन्वेस्टिगेशन पे भी गिरफ़्तार ना करें।
और जिसको चाहे वो रेफरेंस फाइल करने के ऊपर भी गिरफ्तार ना करें। एक तो ये इख्तियार है, इसको रेगुलेट करने की जो है वो ज़रूरत है। दूसरा, इसमें इस लॉ में बेल नहीं है और इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की जो है वो मुतअद्दिद बार जो है एडवाइस कह लें, रिमार्क्स कह लें, फैसलों में इस चीज़ का जो है वो जिक्र किया गया है कि इसके ऊपर जो है बेल का जो है वो इस लॉ में जो है वो होना चाहिए, डाला जाना चाहिए। बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी वो तो गारबन शायद इस साल, पिछले साल जो है वो फरवरी मार्च में जो है वो था कि इस वक्त तक जो है वो आप इसको करें। उसके ऊपर जो है वो कोई मामला नहीं हुआ। दूसरा जो रिमांड है, रिमांड का जो अरसा है वो बज़ाते ख़ुद जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन का जो है वो प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो एक सज़ा है 90 दिन का। और जो लोग वहाँ पे 80-80 दिन, 70-70 दिन, 90-90 दिन काट के आए हैं, हार्डली उन्होंने आगे बताया कि जी मुझसे 2 मरतबा जो है वो इंटरोगेशन हुई है, मुझसे 3 मरतबा इंटरोगेशन हुई है। तो उस रिमांड का जो अरसा है उसको भी जो है वो कम किया जाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो है ये बुनियादी तौर पे हैं। और इसके ऊपर आज से को 8 माह पहले एक कमेटी बनी थी जिसमें पीपल्स पार्टी से नवीद कमर साहब थे, PMLN से मैं और सादिक एजाज साहब थे, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से लोग थे। तो उसके ऊपर इन 3-4 चीज़ों के ऊपर वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब एग्री हुए थे कि जी हम ये तो ज़रूर करेंगे। बाकी जो 7-8 चीज़ें हैं इनके ऊपर जो है वो अभी हम जो है ना वो कंसल्टेशन करेंगे। तो वो चीज़ें अब जब इन्होंने ऑर्डिनेंस किया है तो उसमें उन चीज़ों के ऊपर भी जिनके ऊपर कोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 1 साल से कह रहे हैं ये इसके ऊपर जो है वो एग्री हुए थे, उनको भी जो है वो नहीं शामिल किया गया। तो अब जो बात होगी उसमें हो सकता है कि दोनों बिल जो हैं, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस किया है और जो बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल है फ़ारूक नाइक साहब की तरफ से, हर बात जो है वो दोनों बिल्स में ना तस्लीम हो या ना कंसेंसस हो, लेकिन ये 3-4 चीज़ें जो है वो बुनियादी तौर पे इनको तो शामिल किया जाना चाहिए और ये शामिल होंगी। मतलब अगर जब हुकूमत को समझ में आ गई है 16 महीने के बाद कि अपोजिशन के साथ ही उन्होंने मुल्क आगे लेकर चलना है, कानून साजी करनी है, तो आप लोग जो 2020 को इलेक्शन ईयर कह रहे थे, हुकूमत को गिराने की बातें कर रहे थे, आप लोग भी क्योंकि हमेशा कहते रहे कि जमहूरी हुकूमतें अपना टाइम नहीं पूरी करती है, वज़ीर आज़म अपना टाइम नहीं पूरा करते, आपके खिलाफ एक तरफ अगर हुकूमत का ये रवैया है, ये माहौल हुकूमत बना रही है, तो फिर आप भी जिम्मेदारी पूरी करेंगे कि 2023 तक इस हुकूमत को टाइम दें, अपने मैनिफेस्टो पर, अपने वादों पर अमल करने दें और उसे अब डीस्टेबलाइज ना करें, अगले साल गिराने की कोशिश ना करें। देखें, जिन मिनिस्टर साहबान की हमारे साथ मुलाकात होती है, जो आज हमारे साथ बैठे रहे हैं, वो तो पूरी यकीन दहानी भी करवाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल समझ चुके हैं और इसके बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन जो आगे अमल है वो तो फिर जो है वो जहाँ से जो है वो उसको इंस्पायर होना चाहिए, वो तो फिर जो है वो वज़ीर आज़म है। अब वज़ीर आज़म का इसके ऊपर जो है वो क्या जो है वो चीज़ सामने आती है तो उसके बाद ही जो है वो कोई चीज़ जो है वो फ़ाइनल होगी। अब इस बारे में जो है वो पहले से कोई बात जो है वो की नहीं जा सकती। अब पिछले 2-3 दिनों में मुझे जो भी आदमी मेरा, उन्होंने कहा कि जी आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, हमने तो वाज़े तौर पे कहा है ये झूठा है, ये बेबुनियाद है, ये गलत है। लेकिन बात ये है कि उसके ऊपर सिर्फ कह देने से तो सारा मसला हल नहीं हो जाता या अमल नहीं हो जाता। कहने की हद तक जो है जो लोग हमारे साथ मीटिंग्स करते हैं वो बिल्कुल कहते हैं ये बात, लेकिन अमल किस हद तक होगा ये आने वाले दिनों में जो है ये बात जो है वो सामने आएगी। बहुत शुक्रिया। नासनुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ ये माहौल बन रहा है, नैब कवानीन में तरामीम तक पर इत्तफाक होता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ जज अरशद मलिक वीडियो केस अब इंसिदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा। इस अहम केस से मुताल्लिक तकरीबन 5 माह की अदालती कार्रवाइयाँ, FIA की बदलती पोजीशंस, स्टे ऑर्डर्स और जजेस की तब्दीली के बाद आज फैसला सामने आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की अदालत के ड्यूटी जज मोहम्मद बशीर ने FIA की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस इंसिदादे दहशतगर्दी की अदालत को भेजने का फैसला सुना दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस केस में ऐसा क्या है कि इसे इंसिदादे दहशतगर्दी की अदालत में भेज दिया गया है। कौन सी दहशतगर्दी हुई? 6 जुलाई को नून लीग ने एहतसाब अदालत के जज की वीडियो जारी की और इल्जाम लगाया कि जज ने दबाव में नवाज शरीफ को सजा सुनाई। उस वीडियो ने सियासी हलचल मचाई। फिर जज अरशद मलिक ने FIA से दरख्वास्त की
कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया। हालांकि वीडियो में नजर आ रहा था कि जज अरशद मलिक ये कह रहे थे कि ब्लैकमेल करके उनसे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया गया। फिर FIA ने तहकीकात शुरू की। इस पूरे मामले में दहशतगर्दी कहां से आ गई, ऐसा कौन सा जुर्म हुआ जिस पर यह मुकदमा एंटी टेररिज्म कोर्ट मुंतकिल किया गया है। FIA ने ज़िमनी चालान में इस केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की। फिर साइबर क्राइम की अदालत से दरख्वास्त की कि केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल किया जाए, जिस अदालत ने मंजूर कर लिया। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात क्यों शामिल की? इस केस में कई सियासी शख्सियात शामिल हैं। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, परवेज रशीद और दीगर नून लीगी रहनुमा इस केस का हिस्सा हैं। FIA उनसे रहनुमाओं से पूछगछ कर चुकी है, हालिया तौर पर की है। ताहम FIA ने अक्टूबर में अदालत को बताया था कि इस केस में हमने इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी की तारीफ वाज़ेह कर चुकी है। उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 2 माह पहले अपने फैसले में इस तारीफ को वाज़ेह किया था। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून को गलत इस्तेमाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच कायम किया गया ताकि वो इस कानून के तहत दहशतगर्दी के दायरे का तयन कर सके। इस लार्जर बेंच ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट का तयन करने के लिए इसकी तशरीह का 2 तरीक़ों से जायजा लिया। तशरीह का पहला जायजे में जुर्म की नोयत और उसके असर पर बात की गई, यानी अगर जुर्म की नोयत भयानक और हैरान कुन हो जो मुआशरे में अफरा तफरी और घबराहट का सबब बने तो इस इकदाम को दहशतगर्दी तस्वुर किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की तशरीह के दूसरे जायजे में दहशतगर्दी के लिए इकदाम के मकसद और उसके पीछे उसकी नीयत का जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंची कि जुर्म कितना ही घिनौना क्यों ना हो, कितना ही संगीन क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पीछे मकसद जाती अनाद और दुश्मनी है तो उसे दहशतगर्दी तस्वुर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस जायजे ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट को एक सख्त कानून के तौर पर देखा जो मुल्जिमान से फेयर ट्रायल का हक छीनता है, वो फेयर ट्रायल जो मुल्जिम के पास क्रिमिनल लॉ के तहत मौजूद होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तशरीह पर इत्तफाक किया, इसलिए बाद में इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया कि दहशतगर्दी के कानून का निफाज सिर्फ उन केसेस पर किया जाए जिनमें दहशतगर्दी की नीयत मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने यह करार दिया कि दहशतगर्दी का मतलब वो जुर्म है जो हुकूमत को एक मकसद और डिजाइन के साथ गैर मुस्तहकम करता हो, मुआशरे को डिस्टर्ब करता हो, मुआशरे के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचाता हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुआशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना अपने अंदर दहशतगर्दी नहीं जब तक इस जुर्म में यह नीयत मौजूद ना हो कि वो इकदाम खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा पैदा करने के लिए उठाया गया। यानी अगर बगैर नीयत के हुआ तो फिर दहशतगर्दी नहीं है, नीयत के साथ किया गया तो फिर दहशतगर्दी है। जुर्म का वो नतीजा जिसका सोचा नहीं गया हो और गैर इरादी तौर पर वो प्राइवेट जुर्म के नतीजे में पैदा हो गया हो, उसे सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी तस्वुर नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि साल हर साल से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सियासी मुकदमात भी चले जाते हैं, दूसरे मुकदमात को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी से ज़्यादा ये अदालतों पर इल्ज़ाम लगने लगा कि ये दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। माहिरा कानून रीमा उमर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये नुक्ता नज़र आलमी जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है। आलमी स्टैंडर्ड ने ये वाज़ेह करते हैं कि दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ कानून को वाज़ेह और मुख्तसर बनाना चाहिए और वो दहशतगर्दी को रोकने तक ही महदूद हो, जिसका मतलब है कि जो इकदाम उठाया जा रहा है वो एक संगीन जुर्म हो जिसमें ये नीयत मौजूद हो कि उसे सरजद आम लोगों में खौफ फैलाने के लिए किया गया, या वो जुर्म हुकूमत को ये मजबूर करने के लिए किया गया हो कि वो कुछ करे या कुछ करने से बाज आ जाए। अब जज वीडियो केस में ऐसा क्या है कि FIA ने इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात डाल दी? क्या नैब के बाद गिरफ्तारी के लिए FIA को इस्तेमाल करने का जो तासुर है वो मजबूत होगा? इस हवाले से हम बात करते हैं। इस केस को तफसील से कवर करने वाले कोर्ट रिपोर्टर उवैस यूसुफ़ज़ई से। उवैस, बहुत शुक्रिया। उवैस, ये ज़ाहिर अक्टूबर में FIA को ख्याल आया कि इसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये मामला जाए और इसमें डाल दिया जाए और ज़ाहिर फैसला फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट ही कर सकती है कि वो ये फैसला सुनेंगे या वापस अदालत को भेजेंगे। ये मामला क्या हुआ एग्जैक्टली? जी देखें शाहज़ेब साहब, ये जो जज वीडियो केस है ये इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की अदालत में चल रहा था और वहाँ पर FIA ने अबूरी चलान भी दाखिल करा रखा था। जो मुल्ज़िमान थे वो उनसे तफ्तीश भी हो रही थी, लेकिन इसमें एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब
FIA ने जो ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका के तहत जो FIR दर्ज की थी उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर ली और इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की अदालत से ये इस्तदा की कि वो इस केस की समाअत ना करें बल्कि वो इस केस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन जो इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की अदालत के जज ताहिर महमूद थे उन्होंने FIA की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उनका ये कहना था क्योंकि ये साइबर क्राइम का मामला है इसलिए ये इसी अदालत का दायरा इख्तियार है और इसी अदालत में चलेगा। अदालत ने यह भी हुक्म दिया था कि FIA मुकम्मल चालान जमा कराए और जो मुल्ज़िमान हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी। लेकिन FIA ने ये जो फ़ैसला था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की अदालत में ये जज वीडियो केस पर हुक्म इम्तना आ गया, समाअत रुक गई और अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया कि केस रिमांड बैक कर दिया और ये डायरेक्शन दी इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की अदालत को कि वो दोबारा इस दरख्वास्त को सुनकर इस पर फैसला करे। लेकिन इस दौरान जब ये केस वापस इस कोर्ट में आया, ट्रायल कोर्ट में, तो उस वक्त तक उनके जो जज थे ताहिर महमूद वो तब्दील हो चुके थे और इस वक्त इस जो पोजीशन है उसकी असामी खाली है। इसलिए जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, उनको एक्टिंग चार्ज दिया गया है और वो बतौर ड्यूटी जज इस अदालत में केसेस को देख रहे हैं। उन्होंने इस केस को फिर टेकअप किया और FIA की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत हुई। FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि इस केस में अब दहशतगर्दी की दफ़ात का इजाफा कर दिया गया है, इसलिए इस केस को सुनने के लिए जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ही बनती है। और उसकी जो वजह बताई गई वो ये बताई गई है कि ये सिर्फ एक जज की वीडियो बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने का मामला नहीं है, बल्कि उनको धमकियां देने, ऑफिशियल वर्क से रोकने और टेरराइज करने का मामला है। इसलिए ये केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलना चाहिए। सब दिलचस्प बात है क्योंकि उस वीडियो में जज अरशद मलिक उन्हें किसने धमकियां दी कुछ और बता रहे हैं। अब FIA किस सिमत में तहकीकात कर रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका जो बता रहा है कि दहशतगर्दी का जो एक्ट है वो उसी पर लगेगा जिसने नियतन दहशतगर्दी की नीयत से दहशतगर्दी की हो। उसके बावजूद FIA इस बात पर पुश करती रही। जी देखिए, जब दहशतगर्दी की दफ़ात का इजाफा किया गया है तो इस केस के ट्रायल के लिए जुरिस्डिक्शन बिल्कुल तब्दील हो गई है। अब ये केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल के लिए जाएगा और जो मुल्ज़िमान हैं उनको ये हक हासिल होगा कि वो ट्रायल से कबल एक दरख्वास्त मूव करें और अदालत के सामने ये मामला रखें कि ये एक जज की वीडियो का मामला है, तो उसमें दहशतगर्दी का इतलाक़ कैसे हो गया। वहाँ पर अदालत दोबारा दलाइल सुनेगी मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से दरख्वास्त पर, और ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वो इस बात का नए सिरे से ये फैसला करेगी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ही ये केस चलना है या वापस साइबर क्राइम कोर्ट जो इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की अदालत है उसको भिजवाना है। बहुत शुक्रिया, वैसे हमारे मौजूद थे, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। लापता अफराद के वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की हिरासत गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म के मुताबिक कर्नल इनामुर रहीम को तहवील में रखे जाने को किसी सूरत भी कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट की हिरासत से मुताल्लिक केस की समाअत की और उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ये दरख्वास्त कबूल की जाती है, इसलिए इनामुर रहीम एडवोकेट को फौजी हुक्काम की तहवील में रखा जाना गैर कानूनी है। उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कर्नल इनामुर रहीम लापता अफराद से के मुकदमात लड़ते हैं। इससे मुतालिक वो मुख्तलिफ केसेस की पैरवी कर रहे थे। 17 दिसंबर को रावलपिंडी में कुछ मुसल्लह अफराद उनके घर में घुस आए और ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। उनके अहले खाना ने उनके अगवा का मुकदमा दर्ज कराया, उनकी बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया। घर वाले कर्नल इनाम की बाजियाबी के लिए परेशान रहे। उनके लापता होने के 16 दिन बाद उन्हें पता चला कि कर्नल इनाम अगवा नहीं किए गए बल्कि वजारत दिफा के पास हैं। 2 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत के दौरान वजारत दिफा ने अदालत को बताया कि कर्नल इनाम हमारे पास हैं और उन्हें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही, जिसके बाद अदालत ने मजीद समाअत अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दी। 3 जनवरी की समाअत के दौरान भी वजारत दिफा कर्नल इनामुर रहीम को तहवील में लिए जाने से मुताल्लिक मुतमईन नहीं कर सकी और कर्नल इनाम की हिरासत के बारे में कानूनी नकात पेश करने के लिए मोहलत मांग ली, जिस पर अदालत ने 9 जनवरी तक की मोहलत दी और आज इस केस का मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कर्नल इनाम की रिहाई का हुक्म दे दिया। लोगों का लापता होना मुल्क का, पाकिस्तान का एक संगीन मसला है। अचानक लोग गायब हो जाते हैं, घर वालों को खबर नहीं होती,
अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसे अदालत में पेश किया जाए, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। गिरफ्तारी को खुफिया रखकर घर वालों को अजियत में तो ना रखा जाए। घर वाले ढूंढते रह जाते हैं, फिर किसी की लाश मिलती है या कोई लापता अफराद की फहरिस्त का हिस्सा बन जाता है। हाल ही में ऐसा एक और केस सामने आया है। तकरीबन 2 माह पहले इंसानी हुकूक के कारकुन इदरीस खटक लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक इदरीस खटक के ड्राइवर और उनके अहले खाना ने 17 नवंबर को सवाबी के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। दरख्वास्त में ड्राइवर ने कहा कि मैं इदरीस खटक के साथ इस्लामाबाद गया था। 13 नवंबर को वापसी पर सवाबी इंटरचेंज के करीब सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने हमें रोक कर आंखों पर पट्टी बांधी और नामालूम मकाम पर ले गए। 14 नवंबर को आंखों से पट्टी उतारी तो मैंने देखा कि इदरीस खटक मेरे साथ मौजूद नहीं थे। फिर 15 नवंबर को मुझे सवाबी इंटरचेंज ही पर ले जाकर छोड़ दिया गया और कार भी मेरे हवाले कर दी गई, मगर इदरीस खटक अब तक गायब। इदरीस खटक ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई मुल्की और गैर मुल्की इंसानी हुकूक की तंजीमों के लिए काम करते रहे हैं। दूसरों के हकूक के लिए लड़ने वाले इदरीस खटक के अहले खाना अब उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, उनके अपने हक के लिए उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। एक बड़ी फहरिस्त है जिसमें ऐसे नाम हैं जो लापता हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में लापता अफराद के लिए बनाई गई कमीशन ने अपनी माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2011 से 6051 अफराद के लापता होने के मुकदमा दर्ज किए गए। लोगों के लापता होने का मामला पुराना है, लोग लापता होते हैं, उनके घर वाले मुकदमा दर्ज कराते हैं और फिर ज़्यादातर उनके मिलने का इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। इस मामले के हल के लिए 2011 में कमीशन बनाया गया था। अहम बात यह कि ये कमीशन लापता अफराद के केसेस की तहकीकात के लिए कायम किया गया था, जिसके सरबरा इस वक्त के चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। मगर ये कमीशन शुरू से ही तनाज़े का शिकार रहा, क्योंकि इस कमीशन के बावजूद लोगों को ज़बरदस्ती उठाने और फिर लापता किए जाने के वाक़यात कम नहीं हुए और तादाद में इजाफा ही होता रहा है और गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों को रिलीफ नहीं मिला। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ईरान के हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं कि हमले से पहले खुद ईरान ने अमेरिका को ये इतला दे दी थी कि हमला होने वाला है ताकि नुकसान कम हो, और ये भी बता दिया था कि हम इसके बाद किसी कार्रवाई का इरादा नहीं रखते ताकि अमेरिका आगे से रद्द अमल ना दे। क्या मामला है, बात करेंगे। अमेरिका और इराक का दावा है कि ईरानी हमले में कोई हलाकत नहीं हुई, मगर ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि हमले में हलाकतें हुई हैं। अब से कुछ देर पहले ईरानी कमांडर का बयान सामने आया है कि ईरान के अमेरिकी बेसिस पर हमले से कोई हलाकत ईरान नहीं चाहता था, मगर ये बात गलत है कि कोई हलाकत नहीं हुई है। अमेरिकी बेसिस पर हमले से दर्जन के करीब अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। आखिर ईरान बार बार ये क्यों कह रहा है कि उसने अमेरिकी फौजियों को मारा है? इस दावे पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे एक सवाल की जो सबके जहनों में गूंज रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होगी या नहीं। मगर 24 घंटे के दौरान जो सूरत हाल बनी है उससे यह तासुर मजबूत हुआ है कि दोनों मुमालिक जंग से बचना चाह रहे हैं। अमेरिकी सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमेरिका अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है ताकि आलमी अमन को मजीद नुकसान ना हो और ईरानी हुकूमत मजीद जाहरियत इख्तियार ना करे। साथ ही अमेरिका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की शिक 51 के तहत जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला दुरुस्त था और मशरिक़ वस्ता में अपने एहलकारों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो मजीद इक़दाम भी उठाएगा। ईरान ने भी अपने जवाब में इसी शिक 51 का सहारा लिया है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईरान ना कशीदगी में इजाफा चाहता है ना जंग चाहता है। ईरान ने ऑपरेशन बहुत एहतियात से किया, सिर्फ अमरीकी दिफाई मफादात को निशाना बनाया गया, इसलिए किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जिस शिक का सहारा अमरीका और ईरान ने लिया है उसके तहत हमला करने वाले मुल्क पर लाजिम है कि वो सलामती काउंसिल को फौरी तौर पर खबर दे कि उन्होंने अपने दिफा में ये कदम उठाया है। इसलिए दोनों ही मुमालिक अमरीका और ईरान इस शिक का सहारा ले रहे हैं। साथ ही ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ जो हमला किया उसके बाद ये तासुर मजबूत हो गया है कि ईरान कतई तौर पर अमरीका से जंग नहीं चाहता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले इराकी वज़ीर आज़म को जानबूझकर आगाह किया ताकि इराकी वज़ीर आज़म ईरानी हमले से पहले अमरीका को आगाह कर दें, खबरदार कर दें, और ऐसा ही हुआ। CNN के मुताबिक हमले से चंद लम्हे पहले अमरीकी सैटेलाइट इंटेलिजेंस को ईरान से सिग्नल मिले जिससे पता चला कि ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। अमरीकी हुक्काम को पता था कि ये ईरान की तरफ से किया गया हमला है क्योंकि उन्हें इसकी इतला पहले ही इराक की अहम हुकूमती शख्सियत ने दे दी थी। इसलिए पहले से ही अलर्ट अमरीकी फोर्सेज ने मजीद एहतियात की जिसके नतीजे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। CNN ने मजीद बताया कि मंगल की रात और बुध की सुबह ईरान ने 3 मुख्तलिफ ममालिक के जरिए अमरीकी हुक्काम से राबता करने की कोशिश की और ईरान का पैगाम वाज़ेह था
कि ये हमारा जवाब था। अब हम ये देखेंगे कि अमेरिका हमारे जवाब में क्या करेगा। साथ ही ईरान ने वाजे किया कि अगर खित्ते में प्रॉक्सीज की तरफ से कुछ भी किया गया तो ईरान इसका जिम्मेदार नहीं होगा। इराक में हमले के बाद ईरान ने अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए दावा किया कि अमेरिका का बड़ा नुकसान कर दिया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। और फिर तवक्को ये जाहिर की जा रही थी कि अमेरिका इस हमले का सख्त जवाब देगा, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात अमेरिकी सदर ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई का ऐलान उन्होंने नहीं किया, पाबंदियां बस बढ़ा दी। आम बात यह है कि ट्रंप इंतजामिया अपने मुंतखब नुमाइंदों को जनरल सुलेमानी पर हमले की वजूहात पर अब तक कायल नहीं कर सकी है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि अमेरिकी सदर को पाबंद किया जाए कि वो ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले आइंदा कांग्रेस की मंजूरी ले। इस करारदाद पर आज वोटिंग होगी। अमेरिकी आइन के मुताबिक अमेरिकी सदर फौज का कमांडर इन चीफ है, मगर जंग शुरू करने का अख्तियार सदर के पास नहीं, कांग्रेस के पास है। सदर को किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस से मंजूरी लेना होती है और ऐवान नुमाइंदगान में जंग के खिलाफ करारदाद जमा हो गई है। अमेरिका के अंदर से जंग की मुखालफत सामने आ रही है, अमन और मुज़ाकरात की बात की जा रही है। इसलिए तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि सूरत हाल पहले जैसी हो जाएगी, प्रॉक्सीज जारी रहेंगी। मगर सवाल ये उठता है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि ईरान भरपूर जवाब देगा जिसके बाद जंग छिड़ जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने जंग से बचने की कोशिश की क्योंकि ईरानी मईशत बदतरीन दबाव का शिकार है। अमेरिकी पाबंदियों ने पहले ही ईरानी मईशत को तबाही के किनारे पर पहुंचाया हुआ है। 40 बरस से ईरान की तरफ से एटमी ताकत बनने की ख्वाहिश ने ईरानी मईशत को बहरान में धकेला हुआ है और अवाम ईरानी निज़ाम हुकूमत से तंग आ गए हैं। जनरल कासिम सुलेमानी पर हमले से पहले ईरान में शदीद मुजाहरे हो रहे थे। ईरानी हुकूमत खतरे में थी। 23 दिसंबर को बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने तफसीली रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरों में 2 हफ्तों के दौरान 1500 अफराद मारे जा चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज ईरानी हुकूमत के लिए 1979 के बाद से सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। रॉयटर्स के मुताबिक सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो गई थी कि मुजाहिरीन ने रजा पहलवी के बेटे की वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। सूरत हाल इतनी खराब हुई कि ईरान के आला हुकाम की मीटिंग हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि इस्लामी जमहूरिया खतरे में है, इन मुजाहिरों को ख़त्म करने के लिए जो कुछ करना पड़े करें, ये मेरा हुक्म है। अगर फौरी तौर पर मुजाहिरीन को ना रोका गया तो नताइज के जिम्मेदार हुकूमती हुक्काम होंगे। इन मुजाहिरों का मकसद ईरानी निज़ाम हुकूमत का खात्मा है और यह भी कहा गया कि दुश्मन चाहता है कि इस्लामी जमहूरिया का खात्मा कर दिया जाए, इसलिए फौरी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। इस मीटिंग में शरीक एक और ईरानी शख्सियत ने रॉयटर्स को बताया कि खामनाई ने वाज़े कर दिया कि मुजाहिरीन को भरपूर ताकत के साथ जवाब दिया जाए। फिर उसके बाद मुजाहिरीन को बज़ोर ताकत रोकने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से एहतजाज में शिद्दत आ गई। खुद ईरानी वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 12 दिनों में सैकड़ों बैंक, दर्जनों पेट्रोल पंप्स के साथ साथ 140 सरकारी दफातर को मुजाहिरीन आग लगा चुके थे। ईरान में मुजाहिरीन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा था। मुजाहिरीन की तादाद 2 लाख से ज़्यादा हो गई थी और मुजाहिरे 100 से ज़ायद शहरों और देहात में फैल गए थे। कुछ शहरों में ये नारे लगाए गए कि ये लोग खुद तो बादशाहों की तरह रहते हैं, मगर हम लोग मजीद गरीब हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में मुजाहिरीन से ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सख्ती से निपटा, जिसकी वजह से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। 2009 में जब ईरानी सदर अहमदीनेजाद के दोबारा इंतखाब पर तनाज़ा हुआ, लाखों अफराद ने एहतजाज किया तो तकरीबन 72 अफराद मारे गए थे। इसी तरह जब 2017-2018 में मुआशी सूरत हाल ख़राब होने पर एहतजाज हुआ तो भी 20 अफराद मारे गए थे, मगर हालिया एहतजाज में 1500 अफराद के मारे जाने की खबर आई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कई दहाइयों से मशरिक़ वस्ता में अपना असर सूख बढ़ा रहा है। शाम से इराक तक और लबनान में ईरान मुदाखलत कर रहा है, मगर अब से अपने घर में और बाहर दबाव का सामना है। हालिया अरसे में बगदाद और बैरूत में ईरान के खिलाफ मुजाहरे हुए, ईरानी रजीम के खिलाफ नारे लगाए गए, क्योंकि इन ममालिक के शहरी ईरान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर से तंग आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी से निपटने के लिए खामनाई के पास वसाइल महदूद हैं, क्योंकि ईरान को पहले ही पाबंदियों ने बुरी तरह जकड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले तक ईरान को इस सूरत हाल का सामना था, जिसका एक पस मंज़र है। 40 साल की तारीख है। ईरान का शुमार दुनिया की कदीम तहजीबों में होता है। सल्तनत फ़ारस ने एक अरसे तक दुनिया में अपनी हाकमियत का लोहा मनवाया। 550 साल कबल मसीह में साइरस दी ग्रेट के दौर में ईरान दुनिया की सुपर पावर कहलाया। ईरान का यह दावा है कि साइरस के दौर में लिखा गया साइरस सिलेंडर दुनिया में इंसानी हुकूक का पहला चार्टर है। ज़माने के सर्दो गर्म ईरान की सियासी और जोग्राफियाई हैसियत को गहना ना सके। ईरान ने अपनी आज़ाद हैसियत को बरसों तक बरकरार रखा, लेकिन गुज़िश्ता 40 साल ईरान ने सख्त मुश्किल में गुजारे। जौहरी हथियार बनाने की ख्वाहिश में दुनिया से कट कर रहा, सख्त आलमी पाबंदियां झेलता रहा, ऐसी पाबंदियां जिसने तेल की दौलत से मालामाल ईरान को की मईशत को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। इन पाबंदियों ने सिर्फ ईरानी मईशत ही नहीं, ईरानी मुआशरत को भी बुरी तरीके से मुतासिर किया। ईरान ने 1979 के इनकलाब के बाद से अमेरिका और मगरिब के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया, मिसाइल प्रोग्राम चलाया,
एटमी हथियार बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ईरान को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ा। ईरानी मईशत ज़बूहाली का शिकार हो गई। तेल और गैस की दौलत से मालामाल ईरानी पाबंदियों की वजह से गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहे। ईरान के मुकाबले में तेल पैदा करने वाले दीगर ममालिक की मईशत मजबूत होती रही, वहाँ के अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद होता रहा, लेकिन ईरान अपने मौक़िफ़ की वजह से दुनिया से कटा रहा, मुआशी और इक़्तिसादी पाबंदियों की जद में रहा। ईरान में दुनिया का चौथा बड़ा तेल का ज़ख़ीरा और दूसरा बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है। पाबंदियों की वजह से ईरानी मईशत तबाही के दहाने पर पहुँच गई। ईरान में बेरोज़गारी की शरह 35% से भी बढ़ गई। गुज़िश्ता 15 बरस में मईशत की तरक्की की शरह नमू सिफर रही। कुछ अरसे कबल जब दुनिया में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंची तो तेल पैदा करने वाले ममालिक की चांदी हो गई, लेकिन ईरान इस मुआशी फ़ायदे से भी महरूम रहा। अब भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो ईरान को फ़ायदा नहीं हुआ। ईरान बड़े बड़े ज़खायर के दरियाफ्त होने का दावा करता रहा, मगर अपनी मईशत को, अपने अवाम को इसका फ़ायदा पहुँचाने से कासिर रहा। सख्त मुआशी पाबंदियों की वजह से ईरानी करेंसी बदतरीन सतह पर पहुँच गई। इस वक्त $1 की कीमत 42,000 ईरानी रियाल से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में 150 की सतह से ऊपर गई तो शोर मचा। महंगाई का सामना है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, मईशत की तरक्की की रफ्तार बुरी तरीके से मुतासिर हो गई है। दूसरी तरफ तेल की दौलत से मालामाल ईरान में $1 42,000 ईरानी रियाल के बराबर है। पाबंदियों ने ईरान की मईशत को ही नहीं, मुआशरत को भी झंझोड़ कर रख दिया है। ईरान के साथ मगरबी दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने कमर्शियल ऑपरेशन बंद कर दिए। दुनिया की मईशत में उरूज आया। ईरानी बैंकिंग सेक्टर उसके सम्राट से महरूम रहा। दुनिया में अरबपति तैयार हुए, यहाँ तक कि छोटी छोटी मईशतों ने भी डॉलर्स में अरबपति पैदा किए और मुलाजमतों के मौके पैदा किए। ईरान उससे भी महरूम रहा। दुनिया में ज़मीनों की कीमतों में इजाफा हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल डाला, लेकिन ईरान उससे भी महरूम रहा। ईरान की मईशत और उसके मुआशी हालात में बेहतरी तेल और गैस से मालामाल होने से मुताबिकत नहीं रखती। अगर ईरान बैनुल-अक़वामी मार्केटों का हिस्सा होता तो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक होता। उसके अवाम के मुआशी हालात तरक्की याफ्ता दुनिया से मुताबिकत रखते। इराक हालत जंग में रहा, शाम, लीबिया, यमन के हालात भी ख़राब रहे। ये ईरान के लिए बेहतरीन मौका था कि वो इस सूरत हाल से मुआशी फ़ायदा उठाता, सरमायाकारी के मौके हासिल करता, लेकिन ईरान महरूम रहा। दवा साजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस के शोबों में बासलाहियत ईरानी नौजवान मौके ना मिलने की वजह से ज़ाया होते रहे। पूरी एक नस्ल बर्बाद हो गई। बासर और दौलतमंद अफराद ने इन पाबंदियों से फ़ायदा उठाया। अमेरिका में रहने वाले ईरानी निशात, जिन्हें अमेरिकी कानून इजाज़त देता था कि वो ईरान में अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे भिजवा सके, लेकिन उन्हें अमेरिका और पूरे यूरोप में कोई बैंक नहीं मिलता जहाँ से वो ईरान पैसे भिजवा सकें, क्योंकि बैंक खुद पर जुर्माने से डरते रहे। मुआशी बदहाली की वजह से ईरान में खुराक और दवाओं का भी बहरान पैदा हुआ। रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ों के लिए आलमी जराइम पेशा अफराद और स्मगलिंग नेटवर्क की मदद ली जाने लगी। कागज़ की किल्लत की वजह से किताबों और कॉपियों की कीमत में इजाफा हो गया। इंसानी हुकूक के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त, दूध और फल का शुमार लग्जरीज में होने लगा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% है, मगर ईरान में महंगाई की शरह 45% से भी ज़्यादा है। ईरानियों ने इंटरनेट पर मौजूद सादा सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन ब्लॉक्ड वेबसाइट्स ने उन्हें मजीद मायूस किया। दवासाज कंपनियों ने कानून के मुताबिक दवाएं और तिब्बी सामान ईरान को बेचने के मुआहदे किए, लेकिन कोई बहरी कंपनी ये सामान ईरान ले जाने को तैयार न हुई। साबिक ईरानी सदर अहमदीनेजाद की पॉलिसियाँ बज़ाहिर मकबूल नजर आती रही। गैर ज़रूरी मामलात पर बहस, इसराइल पर तनकीद और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तकारीर की वजह से वो दुनिया भर के मुसलमानों में मकबूल बहुत हुए, लेकिन उनकी पॉलिसियाँ ईरान के लिए तबाह कुन साबित हुई। और आखिर में 2013 में खुद ईरानियों ने हसन रूहानी का इंतखाब किया, जिन्हें इंतखाबी मुहिम के दौरान ईरान पर आलमी पाबंदियों के खात्मे का उन्होंने वादा किया। हसन रूहानी ने इक़्तिदार में आते ही अमेरिका और मगरबी ममालिक से बातचीत के दरवाजे खोले। जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के लिए पहले खुफिया और फिर खुलेआम मुज़ाकरात का आगाज़ किया। और ऐसा नहीं है कि ईरान की अवाम ने हसन रूहानी का साथ नहीं दिया। जुलाई 2015 में जब ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पाया तो तेहरान में जश्न का मंजर दिखाई दिया। इस जश्न ने ईरान के मुस्तकबिल का तयन कर दिया कि ईरानी नौजवान दुनिया से कट कर नहीं, दुनिया से जुड़ कर तरक्की की शाहराह पर सफ़र करना चाहते हैं। पाबंदियों के खात्मे से ईरान को अमेरिका में 1981 में मुंजमद किए गए $50 अरब से ज़ायद रकम मिलना थी। इसके अलावा ईरान को तेल की तिजारत से $15 अरब का फ़ायदा होता। आलमी बैंक के अंदाजे के मुताबिक ईरान में $305 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी का भी इम्कान था, मगर अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर से दुनिया से काट कर रख दिया। सदर ओबामा के दौर में की गई न्यूक्लियर डील से अमरीका को निकाल दिया। हालांकि खुद अमरीका के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस डील की मुकम्मल पासदारी कर रहा था। ये बात इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज तक ने भी तस्लीम की
कि ईरान ने अपने एटमी हथियारों पर काम करना रोक दिया है, मगर ट्रंप बजिद रहे कि ईरान डील की खिलाफ वर्जी कर रहा है और डील ख़त्म कर दी। ईरान का जो मुआशी तजर्बा रहा था उससे मद्देनज़र रखते हुए वो डील की पासदारी कर रहे थे, वो दुनिया से जुड़ना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा किया। फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए। जनरल सुलेमानी को अमेरिका ने मार डाला, ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल दाग दिए और फिर कल रात ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया, ईरान को मजीद काट दिया। ईरान पर पाबंदियों की बात की जाए तो ईरान में इनकलाब की आमद के साथ ही पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया था। रज़ा पहलवी की हुकूमत के खात्मे के बाद अमेरिका ने 1979 में ही ईरान पर पाबंदी आयद कर दी। 1983 में लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अमेरिकी मरीन्स पर हमले में ईरान के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां और मजीद सख्त कर दी। फिर 1995 में क्लिंटन इंतजामिया ने ईरान पर मुकम्मल इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। 1996 में अमेरिका की पाबंदियां मजीद सख्त हो गईं। अमेरिका ने अपने असर वसूख को इस्तेमाल करते हुए बड़े सरमायाकारों को ईरान से दूर रखा। अमेरिका ने 60 मुल्कों के 145 से ज़ायद बैंकों के हुक्काम से मिलकर उन्हें ईरान से कारोबार से दूर रहने की हिदायत दी। 2008 में अमेरिका ने ईरान की कौमी शिपिंग कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी, जिसके बाद फौजी साजो सामान तो दूर मामूल की तिजारत से भी ईरान महरूम हो गया। 2010 में पाबंदियां मजीद सख्त हो गई और ईरान को अद्वियात की फरहमी भी रुक गई। कैंसर, एड्स और दीगर मौजी अमराज जिनकी दवाएं सिर्फ मगरबी दवासाज इदारे बनाते थे, उनसे ईरान महरूम हो गया और उसके बाद ईरान को मुसलसल मईशत ख़राब होती रही और जो एक आसरा पैदा हुआ था डील की सूरत में, वो भी ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। अब दोनों ममालिक जंग नहीं चाहते, ईरान जंग नहीं चाहता, क्योंकि ईरान का मुआशी तजर्बा यही बताता है कि अमेरिका के साथ जंग या मगरबी ममालिक से कटना ना ईरानियों के फ़ायदे में है, ना ईरान की मईशत के फ़ायदे में है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और हम पर बात करेंगे। कोई इज़हार राय की आज़ादी की बात ना करे, कोई ज़्यादती के खिलाफ अपने लब ना खोले, कोई मजलूम के लिए आवाज़ ना उठाए और अगर कोई ऐसा करे भी तो कोई उसका साथ ना दे। कोई अगर ऐसा करे तो उसके खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दो, उसको तनाज़ात में उलझा दो, प्रोपेगेंडा शुरू कर दो, उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दो, उसकी साख को दाव पर लगा दो ताकि वो सच का साथ ना दे, खामोश बैठा रहे, जुल्म और ज़्यादती होने दे। ये सोच अब भारत में भी परवान चढ़ चुकी है। दीपिका पादुकोण ने दिल्ली की यूनिवर्सिटी में तलबा पर तशद्दुद की मजम्मत की, उनका साथ दिया तो उनकी हुब्बुल वतनी पर ही सवाल उठा दिया गया। उनके खिलाफ एक के बाद एक तनाज़ा सामने आ गया। सोशल मीडिया पर मज़े का फैज़ मुहिम चलाई गई। दीपिका की नई रिलीज़ होने वाली फिल्म के टिकट सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कि मैं ये फिल्म नहीं देखूंगा, फिल्म को बॉयकॉट करूंगा। दिलचस्प बात यह है कि एक ही टिकट कई सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुआ, टिकट वही, टिकट का नंबर भी वही, लेकिन इसकी तस्वीर शेयर करने वाले मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं जो दावा करते नजर आ रहे हैं कि वो इस फिल्म का बॉयकॉट करेंगे, टिकट इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर दीपिका की फिल्म को लेकर भी एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक मैगजीन के आर्टिकल ने दावा किया कि फिल्म में विलन के किरदार का नाम हकीकत के बरक्स किया गया, उसका मजहब तब्दील कर दिया गया, नाम राजेश इस्तेमाल किया गया। राजेश और नदीम खान इंडिया में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। दरअसल ये फिल्म एक हकीकी कहानी को लेकर बनाई गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस फिल्म की मरकजी किरदार लक्ष्मी साल 2005 में दिल्ली की खान मार्केट के इलाके में नदीम खान नामी शख्स और 3 और लोगों के हाथों मुबैना तौर पर तेजाब हमले का शिकार हुई थी। मैगजीन के मुताबिक असल मुल्जिम नदीम खान का नाम बदलकर फिल्म में राजेश कर दिया गया और दीपिका के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाने के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों ने इस केस के असल मुल्जिमान का नाम सर्च किया और फिल्म में नईम खान का नाम उन्हें नजर नहीं आया। दीपिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया। बीजेपी के रहनुमा उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये यहाँ तो चली गई तलबा के मुजाहरे में, कभी शहीदों के घर नहीं गई, और इसका फिर उन्हें जवाब भी सुनना पड़ा। फिर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि दीपिका ने मुजाहरे में शिरकत शोहरत के लिए की, ये उनका PR स्टंट था। इस इल्ज़ाम का जवाब मशहूर शायर और राइटर जावेद अख्तर ने ट्विटर पर दिया और कहा कि जो लोग दीपिका पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का दौरा महज एक PR स्टंट था, वो दरअसल गैर इरादी तौर पर ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो भी इस एहतजाज की हिमायत करता है उसे लोगों की तरफ से ज़्यादा प्यार और ज़्यादा इज्जत दी जाएगी। कोई भी वो ऐसा PR स्टंट नहीं करता जो उसकी मकबूलियत को कम करे, ऐसा ही PR स्टंट करता है जो उसकी मकबूलियत में इजाफा करे। दीपिका के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी गई है। जैसे माजी में सच बोलने पर सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और करण जौहर के खिलाफ चलाई गई थी। वजह सिर्फ एक ही थी कि कोई आवाज़ ना उठाए जुल्म के खिलाफ, ज़्यादती के खिलाफ, सच को सच और झूठ को झूठ ना कहे। इरादी अल्लाह।